Yes, dear students, today this is a revision class in our subject. In this class, we will discuss about what are the important questions और उनके आंसर्स हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और आपको किस तरीके से उसको लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? जो फूड सब्सटेंसेस हैं, जो एनर्जी देने वाले फूड सब्सटेंसेस हैं, उनको रिसीव करना, उनका डाइजेशन करना और उसको यूटिलाइज करके जो एनर्जी मिलती है उसका हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज करते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेजरली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉप. तो यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल लिखिए. तो आप क्या कहेंगे, कौन है ऑटोट्रॉप्स? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो वो क्या हो जाएगा? प्लांट्स. ऑटोट्रॉप्स का मतलब ही क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है. इसको आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही उसकी आंसरिंग करनी है. सेकंड वन, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? अब देखिए यहां पर फिर एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस क्या है. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब फूड प्रोड्यूस होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटो देखो, क्लू याद रखना, उससे आपको लिखने में बहुत आसान हो जाएगा. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्लांट हैं वो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं. सो दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और इसकी इक्वेशन क्या होती है? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये लिखाया था आपको पहले, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये क्या बनाते हैं? C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है. तो ये क्या है बेटा? फूड है. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं. उसके बाद फूड को सिंथेसाइज करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहां से ली जाती है? तो प्लांट की लीव्स पर, ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट small tiny pores are present. These pores are called stomata. क्या कहते हैं उसको? स्टोमेटा कहते हैं. ये देखो स्टोमेटा अपनी एनसीईआरटी में एक इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, है ना. तो ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है. इसके अंदर दो नाम दिए हुए हैं, एक तो गार्ड सेल जो इस टाइनी पोर को कवर किए हुए हैं, और गार्ड सेल के बाहर कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल. सब्सिडियरी सेल्स. तो गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है. बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ऑल आर गेटिंग इट? तो स्टोमेटा आपसे पूछेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस और इसको बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन भी करना है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं हो रहा तो हम उसको छोड़ दें. छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो आता है जैसा आता है वैसा लिखना है.
और कोशिश करिए एक सिस्टमैटिक वे में आप आंसर को नोट डाउन करेंगे। तो यहां पर स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं जो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड रहता है, गार्डेड रहता है, कवर्ड रहता है और इसके सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है। आफ्टर दैट उसके बाद सम इस चैप्टर में देखिए प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स हैं, ये कि अपना फूड डायरेक्टली सिंथेसाइज करते हैं, बट कुछ अदर स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है हमारे पास। जैसे एक मोड है पैरासाइट। इसमें देखिए अदर स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर पैरासाइट्स? तो ऑर्गेनिज्म विच live on other organisms are called पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर सरवाइव करते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ऑल आर गेटिंग इट? यस और नो? आवाज आनी चाहिए यस और नो की। यस और नो? यस सर। चलो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर सरवाइव करते हैं उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और इस पैरासाइट के लिए एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कसकुटा। कसकुटा आपने देखा होगा कि जो रेनी सीजन है इसमें या और दूसरे सीजन में कभी कभी जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ना एक ग्रीन कलर का प्लांट उसके चारों तरफ कवर्ड रहता है और वो हमारे इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर भी मिल जाता है ना। तो ये जो प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पर सरवाइव करते हैं उसको हम कहते हैं पैरासाइट। इनकी जो रूट है वो प्लांट बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाती है और वहां से ये अपना न्यूट्रिशन सक करता रहता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर सरवाइव करते हैं, रहते हैं और उनको हम पैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कसकुटा। इसके बाद एक और है, एक और इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहां से भी है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन अपना मिड टर्म एग्जाम का बनेगा। इंसेक्टिवोरस, देखो इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीट होता है। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, जैसे मॉस्क्यूटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, दे आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। तो ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे एनिमल जो सॉरी ऐसे प्लांट जो कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे एनिमल्स, टाइनी एनिमल्स, वोरस मतलब फीडिंग करने वाले। ऐसे प्लांट्स जो, इसको आप अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट जो है ना, इसमें एक इस तरह की एक बकेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है और इस बकेट जैसी स्ट्रक्चर में जो इंसेक्ट है, जैसे ही वो अपने आप न्यूट्रिशन को लेने के लिए फ्लावर पे बैठता है, ये जो ऊपर ओपनिंग है ये कवर्ड हो जाती है और इंसेक्ट उसी के अंदर रह जाता है। और ये प्लांट, इसकी लीफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती है जो उस इंसेक्ट को ही डाइजेस्ट कर लेता है। तो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को फीड करते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद एक और टॉपिक है यहां पर, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म which lives
which feeds on organism which feeds on decaying organic मैटर। ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और सैप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल है फंजाई। हमारी बुक में इसमें लिखा हुआ है मशरूम। ये सैप्रोफाइट है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन, उसको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो ऑल आर गेटिंग इट, यस और नो? इसके बाद एक और, लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? लोअर प्लांट्स जो होते हैं, लोअर प्लांट्स, देखो बच्चों, जो लोअर प्लांट्स हैं, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है इसका एल्गी। गुजराती में इसको लील कहते हैं, लील। आपने देखा होगा रेनी सीजन पे हमारे घर की दीवारों पर और फ्लोर पर एक ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, जिसपे अगर हमारा पैर रख जाता है तो वो स्लिप होता है धीरे धीरे, है ना? तो वो लोअर प्लांट्स हैं। जनरली प्लांट्स जो हैं उनकी बॉडी रूट, लीफ एंड स्टेम में डिफरेंशिएटेड होती है, बट ये लोअर प्लांट्स हैं, इसमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम ये एब्सेंट होता है। ट्रू रूट, लीफ, स्टेम्स आर एब्सेंट। तो इनमें सेल्स का कुछ क्लस्टर होता है, इसको कहते हैं एल्गी, लील। ठीक है, तो इनको लोअर प्लांट्स में कंसीडर करते हैं। लोअर प्लांट्स प्लस फंजाई। लोअर प्लांट और फंजाई का एसोसिएशन, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रह करके अपने लाइफ साइकिल को स्पेंड करते हैं, उनको हम लाइकेंस कहते हैं। अब दो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? तो एक तो लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी और एक फंजाई। अब एल्गी क्या हो, जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो आपकी एनसीईआरटी एक डेफिनेशन देती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, दे कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइकेन्स। एल्गी मतलब लोअर प्लांट का फंजाई के साथ जो एसोसिएशन होता है उसको हम कहते हैं लाइकेन्स। ध्यान रखना इसका। अब लाइकेन्स के आगे एनसीईआरटी में एक टर्म और दी हुई है, उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं बेटा? सिम्बायोसिस। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछ सकते हैं, सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज सिम्बायोसिस? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लाइकेंस क्या होते हैं और इसमें किस तरह का एसोसिएशन होता है। तो बात दोनों में ही एक ही होगी। ऐसे क्लोरोफिल कंटेनिंग लोअर प्लांट फंजाई के साथ मिलकर के लाइकेंस बनाते हैं, इनका एसोसिएशन सिम्बायोसिस होता है। और सिम्बायोसिस क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड। ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं, किसी को लॉस नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। तो देखो इधर, अब एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई का जब एसोसिएशन होता है तो एल्गी तो क्लोरोफिल कंटेनिंग है, ये क्या करेगा? ये फूड सिंथेसाइज करेगा।
और जो फंजाई वाला पार्ट है सैप्रोफाइट, फंजाई आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर, इनका काम होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में फंजाई काम करता है, फूड बनाने के लिए एल्गी काम करता है, और ये दोनों मिलते हैं। एल्गी जो फूड बनाएगा वो थोड़ा सा फंजाई को मिलेगा, फंजाई को मिलेगा, और दूसरा जो फूड ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो फूड सिंथेसाइज करने में एल्गी की हेल्प करेगा। तो बोथ आर बेनिफिटेड, इसको हम कहते हैं लाइकेन, और इसका एसोसिएशन होता है सिम्बायोसिस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर आइए। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन एनिमल, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम की के डायग्राम को एक्सप्लेन करो, मैंने पहले भी बताया था कि आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा। आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम और उसकी लेबलिंग करवाई है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या आप डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर बना सकते हो? अगर क्वेश्चन आ जाए, बना सकते हो कि लेबलिंग कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आसान क्या है तुम्हारे लिए? लेबलिंग आसान है कि डायग्राम आसान है? लेबलिंग आसान है, तो लेबलिंग का ध्यान रखना, है ना। अगर आपको लेबलिंग दी जाती है तो आप उसके आंसर, उसकी लेबलिंग प्रॉपर पार्ट लिखना है, और जब आप प्रॉपर पार्ट लिखोगे तो आपको उसकी स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया? अगर जैसे मान लो स्टमक है तो स्टमक की स्पेलिंग पूरी पूरी होनी चाहिए, है ना। अगर ये माउथ है तो आपको माउथ की स्पेलिंग करेक्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप इसका ध्यान रखना, इसमें लेबलिंग होती है, और लेबलिंग पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में का मेन काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई आर प्रेजेंट, विलाई आर प्रेजेंट। और इस विलाई का काम क्या है? ये फूड के एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए, एक टर्म है इसमें एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ये एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता है। एसिमिलेशन का मतलब है जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सेल उसको यूटिलाइज करती है, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। तो देखिए एसिमिलेशन क्या है? एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, पेज नंबर 17 एनसीईआरटी में बहुत क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स, जो फूड डाइजेस्ट होता है उसको ब्लड के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड, जहां पर इनका यूज होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में, और उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये एसिमिलेशन हो गया। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर फिर बनता है, रूमेन। रूमेन क्या है? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कैमल, कैमल में क्या होता है बेटा? हम्प होता है, और हम्प क्या करता है? उसमें सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग, सॉरी, हम्प का काम क्या है? जो एक्सेस वाटर है उसको स्टोर कर लेना, और जब भी डिमांड आती है बॉडी की तो वो वाटर बॉडी को सप्लाई हो जाता है ना। तो एक तो ये आ गया। और रूमेन क्या है? रूमेन एक ऐसा पार्ट है स्टमक का जिसमें सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, और ये हर्बीवोरस एनिमल्स के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या करोगे आप?
देखो ये अमीबा है और अमीबा में ये फूड है, दिस वन इज फूड पार्टिकल। अब क्या हो, जब अमीबा फीडिंग करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा की बॉडी में इस तरह से एक स्यूडोपोडिया की स्ट्रक्चर बनेगी और ये जो स्यूडोपोडिया है ये इस फूड को कवर कर लेगा। व्हाट इज दिस? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। और ये क्या है बेटा? तो ये है फूड, ये फूड है और ये स्यूडोपोडिया है। तो स्यूडोपोडिया का काम क्या है? फूड के चारों तरफ जाकर के उसको कवर कर लेना, है ना। तो ये फूड फाइनली क्या करेगा? ये यहां पर फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल बनाएगा और इस फूड वैक्यूल के कारण क्या होता है? जो फूड है फाइनली बॉडी के अंदर आ जाए और यहां पर इस फूड वैक्यूल में डाइजेशन ऑफ फूड होता है ना। तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस है, पहले भी पढ़ाया गया था आप लोगों को। अमीबा फूड के चारों तरफ क्या करता है बेटा? एक स्यूडोपोडिया बनाता है और इस स्यूडोपोडिया के कारण फूड वैक्यूल बनती है और फाइनली फूड का डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इनसाइड द फूड वैक्यूल। और जैसे ही फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा, अब अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव आउटसाइड द बॉडी बाय द रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर निकल जाए। तो इसका ध्यान रखना है, जब भी न्यूट्रिशन अमीबा का क्वेश्चन आता है आपको फूड वैक्यूल और स्यूडोपोडिया दो टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान से जरूर लिखनी है। अगर ये दो वर्ड नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन हीट वाला जो चैप्टर है उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है बहुत अच्छे से। कितना होता है? जल्दी बोलो। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और टेम्परेचर को किस डिवाइस से मेजर करते हैं? वेरी गुड आंसर, थर्मोमीटर। अब आपको यह भी बताया गया था थर्मोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कहां तक होती है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कहां तक होती है? लिखा था ना -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों के आंसर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट ट्रांसफर करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज कंडक्टर, और जो हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं उनको इंसुलेटर। ग्लास, प्लास्टिक लिखाया था, अरे मैंने एग्जाम्पल लिखाए थे, मुझे याद है, आपको तो याद होने चाहिए। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंसुलेटर और कंडक्टर वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है। हम सर्दियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। गर्मियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि गर्मी लगती है, और सर्दियों में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमको सर्दी लगती है। एम आई राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। तो फिर क्या होता है? हम सर्दियों में वार्म क्लॉथ, विंटर्स में हम वार्म क्लॉथ वियर करते हैं और समर्स में हम नॉर्मल क्लॉथ वियर करते हैं। कारण क्या है? वही हीट ट्रांसफर वाला, जो वुलन है, जो फर जैकेट्स हैं, जो लेदर
गैजेट्स हैं वो क्या करते हैं, हीट ट्रांसफॉर्म नहीं होने देते। तो हम डार्क कलर के और फेदर वाले, फर वाले वार्म क्लॉथ विंटर्स में वियर करते हैं। इसके आंसर में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो हमने लिखा भी था और एक बार क्लास में भी प्रैक्टिस करी थी। इसकी बात समझ में आ रही है सबको? सर्दियों में वार्म और गर्मियों में नॉर्मल क्लॉथ के डार्क कलर, विंटर्स में डार्क कलर, वार्म क्लॉथ भी हो सकता है और डार्क कलर भी हो सकता है, क्योंकि डार्क कलर का काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो इसका आंसर। वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, जो बुक के पीछे के दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद इंसुलेटर हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, हीट वाला पार्ट हो गया, क्लिनिकल और वो थर्मामीटर हो गए, इंसुलेटर हो गया, बराबर। इसके बाद एसिड बेस, हमने स्टार्टिंग में एसिड और बेस की प्रॉपर्टी देखी थी। एसिड, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इनका टेस्ट होता है सोर, और ऐसे सब्सटेंसेस जो सोर टेस्ट वाले होते हैं उनको एसिड कहते हैं, और एसिडिक इनकी नेचर होती है। इनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। इसके whereas substances which are bitter in taste and feel soapy on touching, they are called bases, और उनकी जो केमिकल नेचर है वो बेसिक होती है। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए सभी बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे हम देखते थे कि ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू, लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर जो लाइकेन से होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो लाइकेन्स से मिलता है। लाइकेन्स हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे। तो लिटमस का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है बेटा, लाइकेन्स है। तो लिटमस पेपर को अगर ब्लू कलर को रेड करता है और रेड वाले को ब्लू करता है तो ये एसिड बेस की प्रॉपर्टी होती है ना। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे हैं। एसिड का काम क्या है, ब्लू को रेड करना या रेड को ब्लू करना? जय भाई गजेरा, प्लीज गिव मी द आंसर। बोलो दी, रेड करना। रेड को ब्लू करना कि ब्लू को रेड करना? बोलो, ब्लू को रेड करना। और फिर बेसिक का काम क्या है, बेसिक का काम बोलो, रेड को ब्लू करना। अच्छा सारा जी, अगर ऐसा सॉल्यूशन जो कलर चेंज ही नहीं कर पा रहा, लिटमस को अगर हमने डाला किसी सॉल्यूशन में और अगर उसका कलर चेंज नहीं हो पाए तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में बहुत क्लियर आंसर लिखा हुआ है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। वेरी गुड। चलो उसके बाद एक न्यूट्रल सॉल्यूशन की एक इक्वेशन है, एसिड और बेस मिलता है। याद है हमने पढ़ा था ये वाली इक्वेशन, एसिड, ये देखो, एसिड और बेस अगर मिलते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल भी हमारे एनसीईआरटी में दिया है। HCl और NaOH अगर मिलता है तो क्या बनता है? NaCl बनता है और H2O बन जाता है। तो ये NaCl एक सॉल्ट है और हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाए। अच्छा, उसके बाद एनसीईआरटी में 3 छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, आंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट और फैक्ट्री वेस्ट।
दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां पर क्वेश्चन बनता है, याद है, आंट अगर बाइट करती है तो उस जगह पर रैशेस हो जाते हैं, रेडिशनेस हो जाती है। तो हमने पढ़ा था आंट बाइट करते समय हमारी स्किन में वो फॉर्मिक एसिड डालती है, यस और नो? आवाज नहीं आ रही है, ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्या कोई भी बच्चे? हाँ, तो आंट जब बाइट करती है तो क्या होता है बेटा, वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड डालती है और उस फॉर्मिक एसिड के कारण हमारे स्किन पर रैशेज और रेडिशनेस आ जाती है। तो फाइनली जो अगर हम उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रब करते हैं तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड तो एसिडिक नेचर का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लगाएंगे तो वो बेसिक नेचर का, और एसिड और बेस जब मिलेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और हमारे जो रेडिशनेस है स्किन पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट, अगर एसिडिक सॉइल है तो हम उसको फर्टाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, बेसिक कंपोनेंट डालेंगे। अगर बेसिक सॉइल है तो हम उसको फर्टाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे। समझ में आया? तो ये सॉइल ट्रीटमेंट है। और फैक्ट्री वेस्ट, ये तो बहुत अच्छे से आता है हमको, कई फैक्ट्रीज के अंदर ऐसे वेस्ट रिलीज होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर ये एसिडिक वेस्ट डायरेक्टली वाटर बॉडीज में, ये देखो सवेरे सवेरे इस लड़की को नींद आ रही है, हमारा देश जाग रहा है और ये बच्चा सो रहा है। हाँ, चलो, फैक्ट्रीज जो है, फैक्ट्रीज जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती हैं, फर्टिलाइजर्स जहां बनते हैं, तो कई फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, एसिडिक वेस्ट रिलीज करती है। और अगर ये एसिडिक वेस्ट डायरेक्ट वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट हैं, जो वाटर की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल डेड हो जाएंगे, किल कर जाएंगे, तो दिक्कत है ना, ये हमारे सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए। तो ऐसे जो एसिडिक वेस्ट हैं उसको पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वाटर बॉडीज में उनको रिलीज किया जाना। तो ये आपका हीट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आयरन में रस्ट क्यों होता है, अगर आयरन के पीस को चैप्टर नंबर जो आपका है फिजिकल एंड केमिकल एक्सचेंजेस, इसमें दिया हुआ है कि आयरन में रस्ट क्यों लगता है। आयरन को अगर ओपन छोड़ दिया जाए तो उसमें रस्ट लग जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होता है ना। देखो अभी आएगा इसमें, इफ वी लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम, अगर हम आयरन के एक पीस को कुछ समय के लिए ओपन में छोड़ दें तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश फिल्म बन जाती है जिसको हम कहते हैं रस्ट। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। और इसके बाद इसमें आगे देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनेगा आयरन में रस्ट कैसे लगता है। एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, हम आयरन में रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दूसरे के कंट्रोवर्सी, एक दूसरे के अपोजिट। पहला क्वेश्चन है आयरन में रस्ट क्यों लगता है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि आयरन को रस्ट होने से कैसे रोका जा सकता है, हाउ डू वी प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखो इसका एग्जांपल भी हमने क्लास के अंदर अंडरलाइन किया था। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो
हमने क्या करना है, दीज कोट शुड बी अप्लाइड, उसके ऊपर कोटिंग करनी है, किसकी, क्रोमियम और जिंक, जिससे दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज गैल्वेनाइजेशन। और अगर हम जिंक और एल्यूमिनियम की उसके ऊपर, क्रोमियम की उसके ऊपर लेयर चलाते हैं तो वो रस्ट से उसको रोक देता है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी दो दो चार चार ही हैं, हर चैप्टर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, जो आपके ट्रू फॉल्स एनसीईआरटी के हैं वो अच्छे से करिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी आपको मार्क करवा चुका हूं, है ना। फिल अप द ब्लैंक्स, ये सारा का सारा आपको एनसीईआरटी से करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको हम बीच में से फ्रेम करेंगे। बीच में से फ्रेम करने वाले क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अभी रिवीजन क्लास में आपको धीरे धीरे मार्क करवा रहा हूं सारे, है ना। तो ये सब चीजें, सारे टॉपिक्स का ध्यान रखिएगा। किसी भी सब्सटेंसेस की अगर हम प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी किस तरह की हो सकती है? दो तरह की, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? एक रबर को अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा फाइनली? अगर रबर को स्ट्रेच करें तो वो अपने जो लेंथ है उसको लूज कर देती है, लेकिन वो रहता रबर ही है, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है। तो ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं उसको तो हम कहते हैं फिजिकल, और जो नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बोलो, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको जब हम क्लास में थे तो आपको मार्क कराया जा चुका है। बस यही सारे, यही तो चैप्टर है, इसके अलावा कोई चैप्टर है क्या? है? अगर किसी बच्चे को, अब देखो चैप्टर नंबर 1 जो भी हमारा था 1 2 3 4 5, इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या किसी तरह की कोई इशू है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो विद इन अ मिनट मेरे को बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा बोल। चलो फटाफट देखो, फटाफट जो भी टॉपिक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो वो मुझे बताओ। बोलो। अगर स्टोमेटा के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप स्टोमेटा के बारे में ये बताएंगे कि स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, है ना, जो गार्ड सेल से कवर्ड रहते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है, एक किडनी शेप, बीन शेप दो सेल बना देनी है, और उसको रफ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कि वो टाइनी पोर्स हमको दिखाई दे। तो वो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा का काम क्या है? तो ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो एडिशनल लिख सकते हो, ये ट्रांसपीरेशन में भी काम करता है। ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस होता है ना, बोल, है कन्वेक्शन ला। कन्वेक्शन क्या है बेटा? देखो, एक बच्चे का डाउट है कि कन्वेक्शन क्या होता है। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, हमने एक बीकर लिया, बीकर को अगर हम किसी बर्नर लगा करके उसको हम हीट करते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है,
और अगर हम इसको हीट करते हैं धीरे धीरे तो क्या होगा, ये जो फ्लेम है इसके कारण ये वाला जो वाटर है, इस एरिया पे जो वाटर है वो पहले हीट होगा। अब क्या होता है, ये हीट होकर के ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और जो कोल्ड वाटर है ऊपर वाला वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से ये वाटर जैसे जैसे हीट होता जाएगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा हॉट होने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। और बताओ, और अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक में डाउट है, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान रखिए इसका। हाँ, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या है, देखिए ये भी सेम उसी पर्पज पे है। आपको पढ़ाया गया था कि दिन के समय जो सी को जो कोस्टल एरिया है वहां से सी ब्रिज हमारे सिटी की तरफ, लैंड की तरफ मूव करती है और रात में जो हॉट एयर है सिटी की वो बाहर की तरफ मूव करती है ना। तो वो वाटर का जो, क्योंकि पानी देर से ठंडा होगा, देर से गर्म होगा, और पानी जब देर से गर्म होगा तो कोल्ड ब्रीज जो है वो लैंड की तरफ मूव करती है दिन के समय, और इवनिंग में, नाइट में जो लैंड ब्रीज है वो सी की तरफ मूव करती है। समझ में आ गया ना। तो ये वही क्वेश्चन है जो इस तरह, इससे इसका आंसर निकलेगा। हाँ, और बोलो। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मान लो अगर आपने किसी सब्सटेंस को सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, और जैसे सब्सटेंस भी छोड़ो, ये एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप जो सी वाटर को एक बीकर में भर के अगर आप उसको हीट करते हैं तो क्या होगा, वाटर तो वेपर बन के निकल जाएगा और इसमें जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट है वो पाउडर की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को आइसोलेट करना, ठीक है, वो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। इसके आगे बोलो, और किसी बच्चे को कोई डाउट? गैल्वेनाइजेशन वो बताया था ना बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्रोमियम और जिंक जो है उसकी लेयर, जैसे बाहर अपने कैंपस में वो नई नई बेंचेस बन रही है ना, तो जब तक वो ओपन फील्ड में था तब तक उसके ऊपर क्या हुआ था, रस्ट लग रही थी, और उसको रस्ट से बचाने के लिए क्या करा, एक ग्रे कलर का पेंट उसके ऊपर कर दिया। तो वो क्रोमियम और जिंक ऑक्साइड है जो एक उसकी लेयरिंग कर देते हैं, और लेयरिंग करने से क्या होगा, जो मेटल है वो डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो वो रस्ट होने से बच जाएगा। तो दो वर्ड याद रखने हैं, जिंक और क्रोमियम। इसकी लेयर उस आयरन के पीस पर लगा दी जाती है जिससे उस पर रस्ट नहीं लगता है। तो अगर आयरन को रस्ट लगने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर इसकी लेयरिंग करते हैं, उसको प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो। कोई भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। और किसी बच्चे को कोई डाउट? ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।